नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपकी कक्षा में, जिसमें कि महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के स्टर्नबर्ग का बुद्धि सिद्धांत। मेरा एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है कि हम किसी भी विषयों को, किसी भी टॉपिक को लेकर के आपके सामने उपस्थित हों तो उसको बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से आप तक प्रस्तुत करूं, जिसके माध्यम से आपके ज्ञान को वर्धित करने में सहायता हासिल हो। तो मेरा उद्देश्य, उसी चरण में हम आज स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि सिद्धांत है उसमें स्टर्नबर्ग्स इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको कि हम त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम ट्रियर्चिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। तो अगर हम उसकी बुद्धि पर बात करें, अर्थात किनके, तो त्रितंत्र बुद्धि या फिर स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि सिद्धांत है, तो ये आया कहां से, दरअसल इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टर्नबर्ग के द्वारा एक पुस्तक का निर्माण किया जाता है या पुस्तक की रचना की जाती है। उस पुस्तक का क्या नाम है? बियॉन्ड आईक्यू। ये बियॉन्ड आईक्यू एक पुस्तक का निर्माण इन्होंने किया है स्टर्नबर्ग ने। कब? तो 1985 में। 1985 में स्टर्नबर्ग के द्वारा एक बियॉन्ड आईक्यू नाम की एक पुस्तक रची जाती है, जिसमें इन्होंने एक चीज माना है, महत्वपूर्ण सूचना संसाधन। महत्वपूर्ण सूचना संसाधन। अब ये महत्वपूर्ण सूचना संसाधन इन्होंने बहुत इसको बल दिया है, इस पर बल दिया है। इनका कहना था, इन्होंने जो अपनी पुस्तक में 1985 में जो पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू किया, तो इसके माध्यम से इन्होंने बुद्धि सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टर्नबर्ग के द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में आता है, वो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? तो बियॉन्ड आईक्यू के नाम से भी है। ये कई बार पूछी भी जाती है। अब हम आगे आते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो बियॉन्ड आईक्यू था, इसमें इन्होंने माना है कि जो भी हमारी बुद्धि होती है, वो बुद्धि क्या होती है? तो विभिन्न घटकों में बटी हुई होती है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि विभिन्न स्किल, विभिन्न कौशल में, विभिन्न विशेष कौशल में ये हमारी बुद्धि बटी हुई होती है। और जब हम उन विशेष कौशलों के माध्यम से अपनी बुद्धि तक पहुंचते हैं, तो अलग अलग घटकों में जो बटी हुई होती है, तो उसको अलग अलग संपन्न हमारी जो बुद्धि होती है, मानसिक जो एक प्रकार से प्रक्रियाएं होती हैं, वो अलग अलग चीज़ों में काम करती है, और वो कुल मिलाकर के उस प्रकार से काम करती है जिस प्रकार से हम किसी भी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उसको नियमन करते हैं, उसको संसाधित करते हैं, उसकी प्रक्रियाओं को देखते हैं और फिर उसके निर्णय पर पहुंचते हैं। तो ये सब सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं, जिस प्रकार से हम ऐसा कहते हैं कि इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट होता है, तो ये सब सारी चीज़ें इस मस्तिष्कीय प्रक्रिया में चलती रहती हैं। उसके आधार पर, इन महत्वपूर्ण सूचना संसाधन के आधार पर इन्होंने बुद्धि के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, इन्होंने कहा कि बुद्धि के जो सिद्धांत होते हैं वो मुख्य रूप से 5 घटकों में विभाजित किए जा सकते हैं। अब ये 5 घटकों में इन्होंने विभाजित किया है, जिसमें कि इन्होंने कहा कि ये पहला होता है कूट संकेत, जिसको कि हम इनकोडिंग के नाम से जानते हैं। फिर अनुमान होता है, जिसको कि हम इनफेरिंग के नाम से जानते हैं। व्यवस्था होती है मैपिंग, उपयोग एप्लीकेशन, अनुमान रिस्पॉन्स। तो इस 5 प्रक्रियाओं के आधार पर या 5 घटकों के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब जब ये 5 सिद्धांत उन्होंने दिया है, या एक सिद्धांत का जो 5 घटक में इन्होंने विभाजित किया है, तो इसमें पहला आता है आपका कूट संकेत, जिसको कि हम इनकोडिंग कहते हैं। हम किसी भी चीज़ों का इनकोड क्या करते हैं? तो कोई भी जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले हमारे द्वारा उसकी पहचान की जाती है। अर्थात जब भी हम किसी भी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ों को चिंतन करने के लिए हम पहचान करते हैं, उन प्रक्रियाओं को पहचान करते हैं, महत्वपूर्ण संसाधनों को की पहचान करते हैं, वही क्या है? तो कूट संकेत कहा है इन्होंने। इसके अलावा अनुमान। अब इन्होंने कहा
कि जब हम किसी भी तत्वों का या किसी भी चीज़ों की जब हम पहचान कर लेते हैं तो उसके बारे में हम कुछ कुछ क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अर्थात उसके बारे में हमने कुछ ना कुछ अनुमान लगाते हैं। तो जब हम पहली चीज़ें क्या करते हैं, पहले तो इनकोड करते हैं, पहले उसकी पहचान करते हैं, और पहचान करने के पश्चात हम क्या करते हैं, उस तत्वों के बारे में, उस सिद्धांतों के बारे में, उस मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में या उन विषयों के बारे में, उन समस्याओं के बारे में हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। फिर व्यवस्था क्या है, इस व्यवस्था के माध्यम से हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ें, अर्थात जो भी चीज़ें हमने पहचान की है उसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं। अब हमारा काम क्या है कि हम जो पूर्व जो हमने चीज़ सीखा है, अर्थात पूर्व जो हमारा अनुभव है, वर्तमान जो हम देख रहे हैं, उसके आधार पर हम उन तत्वों या उन समस्याओं की व्यवस्था करते हैं, अर्थात क्रम वाइज में उसको विभक्त करने की कोशिश करते हैं, उसको रखने की, अर्थात दृष्टिपटल पर उसको रखने की कोशिश करते हैं, व्यवस्थापन करने की कोशिश करते हैं कि अब पहचान कर ली है मैंने, फिर उसके बारे में अनुमान लगा लिया है हमने, तो उसकी अब व्यवस्था में हम लग जाते हैं कि इसकी व्यवस्था ऐसे हो सकती है। इस प्रकार की चीज़ें ये हम अनुमान, ये व्यवस्था के द्वारा अर्थात मैपिंग के द्वारा हम करते हैं। अब उपयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, जब हमने ये पहचान भी कर ली, फिर अनुमान भी उस बारे में लगा लिया, फिर उसको क्रमवाइज में सजा भी लिया, अर्थात व्यवस्था भी उसकी कर ली, तो हम क्या करते हैं, उसका हम उपयोग करने लगते हैं। कि उपयोग क्या है कि अब व्यवस्था का हम क्या उपयोग कर सकते हैं, अपने मानसिक क्रमों के द्वारा, मानसिक क्षमताओं के द्वारा हम किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं, क्या उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो अच्छा होगा, बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा, क्या होगा, किस प्रकार का होगा, इन चीज़ों के बारे में हम उसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं, अर्थात अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आती है सबसे लास्ट में अनुक्रिया, जिसको कि हम रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो अनुक्रियाएं होती हैं, तो हम अनुक्रिया सबसे लास्ट में करते हैं। तो ये जो हम अभी तक पहचान किए, अनुमान लगाए, उसकी व्यवस्था किए, उपयोग किए, उसको अब हम कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं। अब हम ये सबसे हाई क्वालिटी का चीज़ है कि क्योंकि हमने सारी चीज़ों को कर ली है, अब हम उसको करने में विश्वास करते हैं, अर्थात अब हम जब हम उसकी क्रियाओं को करते हैं, अभी हम सारी चीज़ें मानसिक हो रही है, तो जब हम उन चीज़ों को करते हैं तो वो सारी चीज़ें करने की जो प्रक्रिया है वो हम क्या करते हैं, इस अनुक्रिया में हम विभाजित करते हैं, अर्थात अनुक्रिया के द्वारा हम उन चीज़ों को करते हैं। अब ये आप देखेंगे कि ये जब बहुत सारे महत्वपूर्ण सूचनाएं थीं, उसको संसाधित करने के लिए ये इन्होंने सिद्धांत दिया, स्टर्नबर्ग के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया, किसका, तो बुद्धि का सिद्धांत दिया गया। अब इन्हीं बुद्धि के सिद्धांतों को इन व्यवस्थित करने की दिशा में इन्होंने एक ठोस कदम उठाए, और इन ठोस कदम उठाने के पश्चात इन सिद्धांतों का इन्होंने एक उपसिद्धांत दे डाला। जब उपसिद्धांत दे डाला कि इसमें ये इन सिद्धांतों के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, इन सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने उपसिद्धांतों का निर्माण किया, जिसको कि सबसे ज़्यादा प्रचलित यही है। इनका जो उपसिद्धांत है उसी को हम त्रितंत्र सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। तो ट्रिआर्चिक थ्योरी के नाम से जो जानते हैं, उस उपसिद्धांत को हम जानते हैं, लेकिन हम यही समझ लेते हैं कि उनका जो सिद्धांत होगा वही त्रितंत्र सिद्धांत होगा, ऐसा नहीं है। तो सिद्धांतों का जो उपसिद्धांत उन्होंने बनाया, अर्थात सिद्धांतों के आधार पर जिस उपसिद्धांतों का इन्होंने निर्माण किया, उसको हम उपसिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसको इन्होंने 3 भागों में घटित किया, जिसको कि हम एक मेटा घटक कहते हैं, फिर निष्पादन घटक कहते हैं, और फिर ज्ञान संग्रहण घटक कहते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं मेटा घटक। तो मेटा कंपोनेंट्स क्या है, तो मेटा कंपोनेंट्स के बारे में इन्होंने कहा कि ये बहुत ही उच्च स्तरीय संसाधन प्रक्रिया है।
अब ये उच्च स्तरीय संसाधन सूचना प्रणाली है एक प्रकार का। तो जब ये उच्च स्तरीय है तो इसमें हम क्या करते हैं, तो किसी भी चीज़ों का हम अनुमान लगाते हैं, नियमन करते हैं, उसके बारे में उसकी पहचान करते हैं, उसको विनियमन करने का प्रयास करते हैं, उसकी कार्यशैली पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं एक माध्यम से कि जब हम किसी भी चीज़ों का क्या करते हैं, समस्याओं की पहचान करना इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? मेटा कंपोनेंट्स के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत हम किसी भी समस्याओं की पहचान कर लेते हैं। फिर समस्याओं की पहचान करने के पश्चात हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं ना। तो परिकल्पना का भी निर्माण जो हम करते हैं वो इसी मेटा घटक के अंतर्गत ही आता है। अब जब हम मेटा घटक के अंतर्गत इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम एक नई सूचना प्रणाली में हम उसको ढालने का प्रयास जो करते हैं वो सारी चीज़ें इस मेटा घटक के अंतर्गत आ जाती हैं। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें हम नई चीज़ों की पहचान करने में जाते हैं। फिर इसके अलावा हम हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। फिर इसके आधार पर हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर इसके बाद आता है आपका निष्पादन घटक। अब निष्पादन घटक का कार्य क्या है, इसके माध्यम से किसी भी सूचना प्रणाली या सूचना संसाधन का हम प्रयोग करते हैं। अर्थात हम इसमें क्या करते हैं, निष्पादन घटक में क्या करते हैं, तो पूर्व में जो हमारे पास अनुभव है और वर्तमान में जो हमारा अनुभव है, तो पूर्व का अनुभव हमें इस वर्तमान समस्याओं को लड़ने में क्या करता है, उसके निष्पादन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अर्थात हम इसमें निष्पादन करने की चेष्टा करते हैं, अर्थात क्रियान्वयन करने की चेष्टा करते हैं। जब हम क्रियान्वयन करने की चेष्टा करते हैं तो हम जो भी चीज़ें हैं, वस्तुस्थिति हैं, उसको हम कर डालने की कोशिश करते हैं। तो इस माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, उसको निष्पादन करने का प्रयास करते हैं, उन कार्यशैलियों को देखने का प्रयास करते हैं, उसके महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने का हम प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है जिसको कि हम निष्पादन घटक अर्थात परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स के नाम से इसको भी जानते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा जो और अंतिम जो होता है वो ज्ञान संग्रहण घटक। तो ज्ञान संग्रहण घटक के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्ञान संग्रहण घटक, अर्थात हम इसमें ज्ञान को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, अर्थात सूचनाओं को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। हम अपने स्मृति में जो हमारा ज्ञान है उसको हम संचित करने का प्रयास करते हैं, और अगर जो संचित ज्ञान है उसको हम विशेष सूझ में उसको बदलने का प्रयास करते हैं। तो तीन चार चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एक तो हम इसमें नए ज्ञान को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। फिर जो हमारे पास ज्ञान है ऑलरेडी उसको हम एक नए सूझ में बदलने का प्रयास करते हैं और उस सूझ को हम अपने अंदर ढालने का प्रयास करते हैं। और फिर ये जो भी हमने निष्पादन किया है उससे जो हमें प्राप्त ज्ञान है उसको हम क्या करते हैं, ज्ञान परक या व्यवहार परक घटनाओं में हम संचित करने में हम उतारने का प्रयास करते हैं। तो इसमें इन्होंने ज्ञान संग्रहण अर्थात नॉलेज इक्वेशन कंपोनेंट्स जो है इसको इन्होंने कहा कि इसके भी 3 चरण होते हैं। 3 चरण में इन्होंने बताया कि विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या है, तो हम इसमें जो हमारी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हम कई तत्वों में, कई अंशों में, कई भागों में उसको बांटते हैं और कई भागों में बांट करके फिर से उसको अलग अलग छोटे छोटे पदों में बांट करके हमें क्या होता है, जानने में सहूलियत होती है और हम इसको विश्लेषण के माध्यम से जानने का प्रयत्न करते हैं किसी भी समस्याओं को। फिर सृजनात्मक बुद्धि क्या होती है, तो सृजनात्मक बुद्धि वो बुद्धि होती है इसमें हम किसी भी कल्पनाओं का चिंतन करते हैं या फिर
जो नई चीज़ें हैं उसको हम रचने का प्रयास करते हैं, नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं, जो हमारी कल्पना शक्ति होती है उसका हम विकास करने का प्रयास करते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो आती हैं वो आपका सृजनात्मक बुद्धि में आती हैं। फिर व्यावहारिक बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसमें हम क्या करते हैं, तो जो भी हमने अभी तक संचित ज्ञान इकट्ठा किया है, अर्थात हमने जो भी ज्ञान स्मृति स्तर पर हमने जो भी ज्ञान अभी तक इकट्ठा किया है, संस्मरण में जो भी हमारा ज्ञान है, और फिर हमने जिस को हमने कल्पना शक्ति के माध्यम से, चिंतन शक्ति के माध्यम से हमने उन ज्ञान तक पहुंचने की कोशिश की है, उसको अब हम व्यवहार में ढालने का प्रयत्न करते हैं। ये नहीं केवल कि हमने सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन हम उन सीखे हुए ज्ञान को हम अपने व्यवहार में वो ढालें नहीं, अगर तो फिर वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। तो हम उन ज्ञान को जो हमने सीखा है उसको अपने व्यवहार में उतारने का जब हम प्रयत्न करते हैं, तो वही जो बुद्धि होती है, वो बुद्धि कौन सी बुद्धि कहलाती है, तो व्यावहारिक बुद्धि कहलाती है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर जो एक पढ़ा लिखा इंसान होता है और जो अनपढ़ इंसान होता है, उसमें फ़र्क यही होता है कि क्योंकि अनपढ़ इंसान के पास तो ज्ञान होता ही नहीं है, तो उसके पास वो व्यवहार में उसको कैसे ढालेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसने जो भी ज्ञान सीखा है उसको अपने व्यवहार में उतार डालता है, तो वो पढ़ा लिखा इंसान कहा जाता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कि ज्ञान तो उनके पास बहुत है लेकिन व्यावहारिक पक्ष कुछ नहीं है, तो उसी को कहा जाता है, कई बार कहा जाता है देसी भाषाओं में कि ये अनपढ़ गवार है या फिर ये पढ़ा लिखा मूर्ख है, ऐसा कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है या त्रितंत्र सिद्धांत है, इसको आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।